अस्सलाम वालेकुम। ऑनलाइन वालों, बताएं आवाज आ रही है आपको? सभी आप मुझे सुन पा रहे हैं? प्लीज बताएं जरा। जी बच्चों, आवाज आ रही है? प्लीज बताना। अच्छा, क्या पढ़ रहे थे हम? हो गया खत्म? चैप्टर 1 हो गया। चेंजेस इन इक्विटी बनाना आ गई है। मेनली इसमें आपने ना चेंजेस इन इक्विटी ही बनाना सीखी। इनकम स्टेटमेंट में, बैलेंस शीट में कई एडजस्टमेंट्स और भी आए हैं। तो वो जैसे जैसे वो सीखते जाएंगे तो कुछ स्टैंडर्ड्स पढ़ने के बाद हम फाइनल अकाउंट्स के क्वेश्चंस करेंगे। फिर उसमें इनकम स्टेटमेंट की प्रैक्टिस होगी, फिर उसमें बैलेंस शीट की प्रैक्टिस होगी। इवन स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी भी दोबारा आएगी। तो ये बेसिक आइडिया आप लोगों को हो गया। 6 स्टैंडर्ड्स और पढ़ने के बाद फिर हम फाइनल अकाउंट्स के प्रैक्टिस करेंगे। कितने स्टैंडर्ड्स और पढ़ने के बाद? 6 स्टैंडर्ड्स पढ़ने के बाद एक्सेल पे भी। जी, एक्सेल पे भी प्रैक्टिस करेंगे जी, बिल्कुल करेंगे। क्लियर है? और किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लो। है कोई? किट कौन सी सॉल्व? किट दोनों करेंगे सॉल्व। बीपीपी भी और कैप्लन बी। किट दोनों के बगैर पेपर फेल हो जाता है, बताया था मैंने या नहीं बताया था? ठीक है बॉय। अगर आप एक हिट करके जाओगे, दूसरी छोड़ के जाओगे तो चांसेस है आप फेल हो जाओगे। इसलिए किट दोनों करनी है, ठीक है? और किसी का कोई क्वेश्चन थी, प्लीज बताएं जरा। नोट्स कहाँ से मिलेंगे? दैट्स अ गुड क्वेश्चन। अभी ऑफिस बॉय आता है तो उसको बोलिएगा, ला देता है आपको। आईडी बस बता दीजिएगा उसको आप, ठीक है? और कोई भाई? कोई भाई नहीं है? चल। तो टॉपिक क्या है हमारा? IS 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड। ओके। क्या चल। उधर। यार ये भाई को ना चाहिए नोट्स। आईडी कार्ड लेने हैं इसके, ऊपर से कोऑर्डिनेशन से नोट्स तो ला दें। ये वाले भाई। तो आईडी कार्ड कह रहा हूँ। स्टार्ट करें जी। क्या टॉपिक है? हाउस 16 प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट। कौन सा स्टैंडर्ड है, जरा जल्दी से बताएं। जी बिल्कुल जी, IS 16 स्टैंडर्ड है। नाम क्या है स्टैंडर्ड का? प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट, बिल्कुल जी, हम इसे PPE भी कहते हैं। करें स्टार्ट? ओके। सर सबसे पहले ना हम प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट को डिफाइन करेंगे। बताएं यार, सबसे पहले क्या करेंगे? प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट को डिफाइन करेंगे। सर क्या मतलब डिफाइन करेंगे? प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट डिफाइन करेंगे। सर प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट क्या होते हैं? प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट आर टेंजिबल एसेट्स। सर क्या होते हैं सर, जरा जल्दी से बताएं। प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट क्या होते हैं? प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट क्या होते हैं? टेंजिबल मतलब
ऐसे एसेट्स जिन्हें आप देख सकते हैं, जिन्हें आप छू सकते हैं, जिनकी फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं, जैसे लैंड है, बिल्डिंग है, चेयर्स हैं, एसी है, कार है, टेंजिबल होते हैं। पहला पॉइंट क्लियर है? कौन से एसेट्स होते हैं? टेंजिबल एसेट्स के बाद ये नॉन करेंट एसेट्स होते हैं। बताएं ये क्या होते हैं? नॉन करेंट होने का मतलब ये है कि क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम कि 1 साल से ज्यादा यूज करेंगे, या एक्सपेक्टेड है कि 1 साल से कम यूज करेंगे, 1 साल से ज्यादा। तो इसमें नॉन करंट एसेट्स आते हैं। तो इस स्टैंडर्ड में हम करंट एसेट्स को डील नहीं करें। बताएं किसे डील नहीं करेंगे? बोल नहीं रहे तुम लोग? तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड प्रॉपर्टी प्लांट एंड ओके। तो नॉन करंट एसेट्स हैं सर, क्या है जरा जल्दी से बताएं। और ये प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट जो है ये हेल्ड फॉर यूज होते हैं, ये यूज के लिए रखे हुए, या यूज के लिए पड़े हुए हैं, यूज हो रहे हैं, एक ही बात है। सर यूज कहाँ कहाँ पे सर? यूज कहाँ कहाँ पे? तो आंसर है सर, हो सकता है यूज हो रहे हो एडमिन पर्पस के लिए, इसलिए यूज हो रहे हो एडमिन पर्पस के लिए। हो सकता है यूज हो रहे हो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में जो व्हीकल्स यूज हो रही होती हैं, अगर आपने उनको टैब्स दी हुई, कंप्यूटर्स दिए हुए हैं, तो जो सेल और डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, हो सकता है यूज हो रही हो प्रोडक्शन में। किसके लिए यूज हो रही है? फैक्ट्री में जो चीज यूज होती है वो प्रोडक्शन के लिए यूज होती है। तो टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर यूज, यूज कहाँ कहाँ पे? एडमिन में, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में, प्रोडक्शन में, या टू प्रोवाइड सर्विसेज टू अदर्स। अब स्कैन से ये फर्नीचर यूज कर रहा है आप लोगों को सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, तो टू प्रोवाइड सर्विसेज टू अदर्स। क्या बात हो रही है? टू प्रोवाइड सर्विसेज टू अदर्स, टू प्रोवाइड सर्विसेज टू अदर। सो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, जी सर, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, एडमिन, फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, फिर टू प्रोवाइड सर्विसेज टू अदर्स, फिर प्रोडक्शन, फिर एडमिन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, अब ये टू प्रोवाइड सर्विसेज टू अदर्स की क्या क्या कहानी? कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। हॉस्पिटल में हर चीज इसलिए यूज हो रही है कि कस्टमर को सर्विस दी जा सके। ऑर्डर्ड फर्म में पड़ा हुआ फर्नीचर यूज हो रहा है टू प्रोवाइड सर्विसेज। लॉ फर्म में यूज हो रही हैं जितने भी बिल्डिंग प्लांट मशीनरी, बिल्डिंग फर्नीचर कंप्यूटर्स, वो सारे क्या है? एसी, वो सारे हो रहे हैं यूज टू प्रोवाइड सर्विस टू अदर्स। कितनी बात समझ लग रही है आप लोगों को? इसमें ना जो पांचवी बात है ना वो बड़ी मजेदार, मतलब उसको आप लोगों को तसल्ली से समझना पड़ेगा। पांचवी बात क्या है? कहाँ यूज हो रहे हो? यूज हो रहे हो फॉर रेंटल टू अदर्स। क्या बात हो रही है? फॉर रेंटल टू अदर्स। जल्दी बताएं यार, किस पर्पस के लिए यूज हो रहे हैं? फॉर रेंटल टू अदर्स। सर जल्दी से बताएं जरा, किस पे बात हो रही है? फॉर रेंटल टू अदर्स, यानी अगर आपने कोई चीज रेंट पे देने के लिए रखी हुई है ना, किसके लिए रखी हुई है? रेंट पे देते हैं, रेंट के लिए रखी हुई है, तो वो भी क्या है? बताएं वो भी क्या है? प्रॉपर्टी प्लान। अब मुझे बताएं, रेंट है बाइक के बिजनेस में, बाइक आप रेंट पे देते हैं ना। अब कुछ लोग कहेंगे इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री होती है जो चीज आपने किसी को दी और बेच दी, अब वो आपकी नहीं है, तो ये तो आप रेंट पे देंगे वापस आ जाएगा, फिर रेंट पे देंगे, फिर किसी और को देंगे रेंट पे, फिर किसी और को देंगे रेंट पे। तो टेंजिबल है बाइक, नॉन करंट है, और हेल्ड फॉर यूज टू प्रोवाइड फॉर रेंटल टू अदर्स। गाड़ी, रेंट कार के बिजनेस में गाड़ी, आजकल रेंट जनरेटर का काम चल रहा है, तो रेंट जनरेटर में जनरेटर। क्या ये बात समझ लगी? बोलो दोबारा, ये ओके है फॉर रेंटल टू अदर्स? सर आगे क्या करना है? अब ये कहानी फॉर रेंटल टू अदर्स में आगे क्या करना है? आगे बढ़े।
फॉर रेंटल टू अदर्स हमें लगे। नेक्स्ट क्या करना है हम लोगों ने, इसकी एक एक्सेप्शन है, आप जो चीज रेंट पे देने के लिए रखेंगे ना उस पर I-16 लगेगा, एक चीज पे नहीं लगेगा, और वो है प्रॉपर्टी टू रेंट फॉर रेंटल टू अदर्स। एक्सेप्ट लिख रहा हूं मैं, एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है, इसके अलावा, एक्सेप्ट प्रॉपर्टी, लैंड एंड बिल्डिंग होती है प्रॉपर्टी, एक्सेप्ट प्रॉपर्टी फॉर रेंटल टू अदर्स, एक्सेप्ट प्रॉपर्टी फॉर रेंटल टू अदर्स। सर इसके ऊपर नहीं अप्लाई है, सर इस पे कौन सा स्टैंडर्ड है, इस पे I-40 है, बताएं इस पे कौन सा स्टैंडर्ड है, I-40, 40 खाली 40, ये हमारा नेक्स्ट स्टैंडर्ड है जो हमें पढ़ना। क्या ये बात क्लियर है, प्लीज बताएं जरा। एक्सेप्ट प्रॉपर्टी फॉर रेंटल टू others, except property for rental to others, except property for rental to, except property for rental to, except property for rental to, बिल्कुल ठीक, except property for rental to others, except property for rental to, except property for rental to, except property for rental to, यहाँ तक सारे साथ हैं, बोलो सारे ओके है। अभी समझा देते हैं, आपने घर एक रेंट पे दिया हुआ है, कौन सा स्टैंडर्ड लगेगा, I-40। आप गाड़ी रेंट पे दे के बैठे हुए हैं, I-16। आप जनरेटर रेंट पे देते हैं, I-16। गाड़ी रेंट पे देते हैं, बाइक रेंट पे देते हैं, घर रेंट पे दे दिया, क्लियर है। अब क्यों वाला क्वेश्चन अगर आप लोगों के माइंड में आ रहा है कि ऐसा क्यों है, तो ये 40 में जाके सीख लेंगे कि क्यों एक नया स्टैंडर्ड बना दिए, जब ऑलरेडी स्टैंडर्ड चल रहा था कि कुछ भी रेंट पे दो, तो कौन सा स्टैंडर्ड है, 16 है, तो प्रॉपर्टी भी इधर आ जानी चाहिए थी। प्रॉपर्टी के साथ इतनी मोहब्बत क्यों कि इसके लिए एक अलग स्टैंडर्ड है, तो ये अगले स्टैंडर्ड में सीख लेंगे जब पढ़ेंगे तो, ठीक है मेरा भरा। अभी आपने ये सीखा है कि किस चीज पे ये स्टैंडर्ड अप्लाई होना और किस चीज पे ये स्टैंडर्ड अप्लाई नहीं हो। चले प्रॉपर्टी यूज हो रही है, प्रॉपर्टी हमने ली हुई यूज करने के लिए, इस पे कौन सा स्टैंडर्ड है, 16। यूज के लिए तो जो भी होगा 16, ये तो सिर्फ रेंट पे देने की एक एक्सेप्शन, समझ लगी। याद करो, डेफिनेशन याद करनी है बच्चों, आपसे जो पढ़ाऊंगा मैंने सुनना भी है साथ साथ, तो थोड़ा थोड़ा आधा 50-60% याद करके जाया करेंगे, 40% घर याद किया करें। जल्दी करें, जल्दी याद करें, डेफिनेशन याद कर लें, और ये वाला पॉइंट स्पेसिफिकली याद करें। वेटिंग, वेटिंग, खामोश हूँ 1-2 मिनट के लिए मैं, जल्दी 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 जल्दी। Tangible non-current assets held for use. Tangible non-current assets held for use. Tangible, tangible non-current assets held for use. हो गया याद, आगे जी। सर अब क्वेश्चन ये है कि यार जब मैंने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट खरीदा है तो मैं क्या एंट्री बनाऊं, क्या तो स्टैंडर्ड कहता है कि एंट्री बना लेना, एंट्री बना लेना, लेकिन एंट्री बनाने से पहले एक क्राइटेरिया जो पूरा करना पड़ेगा। बताएं क्या बोल रहे हैं हम लोग, एंट्री बनाने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसको हम कहते हैं रिकग्निशन क्राइटेरिया। रिकग्निशन कहते हैं डबल एंट्री पास करने, किसी चीज को बुक्स में लिखने को। तो मैंने अगर प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट को अपनी बुक्स में लिखना है तो मुझे क्या देखना है, क्राइटेरिया देखना है। अब चेक करो जरा, बचपन में आपको कभी नहीं कहा गया था कि एंट्री बनाने से पहले कुछ सोच लो। बचपन में आपको हमेशा क्या कहा जाता था, प्लान खरीदा एंट्री बनाओ, आप जल्दी से कहते थे प्लान टू कैश। आपको वो कहते थे लैंड खरीदी है तो आप कहते थे डेबिट लैंड करो, क्रेडिट क्या कर दो, कैश। आपको कहा जाता था गाड़ी खरीद ली, आप कहते थे डेबिट कार करो, क्रेडिट कैश। आपको कहा जाता था उधार पे खरीदी है तो आप कहते थे डेबिट कार करो, क्रेडिट पेएबल कर दो।
तो आप एंट्रीज आप लोगों को ऑलरेडी आती हैं, बट मेरा प्रॉब्लम क्या है कि मैंने आपको सिखाना है एंट्री सोच पास करने से पहले एक पॉइंट होता है, क्राइटेरिया होता है जो पूरा करना होता है। वो क्राइटेरिया पूरा नहीं होगा तो आप रिकग्नाइज नहीं कर पाएंगे। कितनी बात समझ लगी? अब सर ये क्या क्राइटेरियाज हैं? रिकग्निशन टू इनकॉर्पोरेट पीपी इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यानी कि एक पीपी को, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को फाइनेंशियल्स में लिखने का क्राइटेरिया, इन अदर वर्ड्स एंट्री बनाने से पहले क्राइटेरिया। तो उन्होंने कहा जी डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट पहले चेक कर लो पूरी हो रही है। अब मुझे बताएं कोई भी करंट एसेट ये डेफिनेशन पूरी करेगा? सिर्फ कौन से पूरे कर सकते हैं? लेकिन दो शर्तें और भी हैं, टेंजिबल हो और हेल्ड फॉर यूज। हेल्ड फॉर यूज हो या हेल्ड फॉर सेल हो? यूज। क्या बात क्लियर है? अगर डेफिनेशन पूरी हो जाए, चले बताएं क्या होगी ये? सर यहाँ तक साथ हैं, प्लीज बताएं जरा। यहाँ तक सारे साथ हैं? बोलें दोबारा। सर यहाँ तक साथ हैं, प्लीज बताएं जी, यहाँ तक साथ हैं? आगे बढ़ें, प्लीज बताएं, आगे बढ़ें। कंफर्म है? आगे बढ़ें सर, प्लीज बताएं जरा। आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। नेक्स्ट। सो व्हाट इज नेक्स्ट नाउ? अब क्वेश्चन ये, व्हाट इज नेक्स्ट नाउ? कहाँ से हिल गया? हिला नहीं, नेट चला गया। बाकी हिल गया यार। ऑनलाइन वालों यार जस्ट वेट करें। एक क्राइटेरिया बुक देखो ना यार, अभी अभी तो कुछ नहीं लिख रहा। सर डेफिनेशन पूरी होनी चाहिए। वो कह रहे हैं कॉस्ट रिलायबल होनी चाहिए। बताएं कॉस्ट क्या होनी चाहिए? कॉस्ट क्या होनी चाहिए? बोल नहीं रहे तुम लोग। कॉस्ट क्या होनी चाहिए? कॉस्ट रिलायबल होनी चाहिए। बताएं कॉस्ट क्या होनी चाहिए? यानी कि आपको कॉस्ट एग्जैक्ट पता हो, टेंशन ना हो इसमें। अगर आपसे को पूछा ना, तुमने नहीं खरीदी गाड़ी इतने की, तो आप इनवॉइसेस दिखा सकें, आप कैश ट्रांसफर किया, आप उसको ये बता सकें देखो यार ये मैंने चेक बना के दिया है इतने की है। तो इसको कहते हैं रिलायबली मेजरेबल। तो जिसकी कॉस्ट नहीं पता आप उसको उसको एसेट नहीं बना सकते। कॉस्ट मस्ट बी मेजर्ड रिलायबली। अब इसमें ना वर्ड है मस्ट बी मेजर्ड रिलायबली, ये रिलायबल वर्ड इंपॉर्टेंट है। कॉस्ट कैन बी मेजर्ड, कॉस्ट मस्ट बी मेजर्ड, क्राइटेरिया नहीं। क्राइटेरिया क्या है? कॉस्ट मस्ट बी मेजर्ड रिलायबली। और फिर है जी कि इस एसिड से इनफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स प्रोबेबल हो। प्रोबेबल का मतलब होता है मोर देन 50% चांसेस हो के बेनिफिट देगा ही। अब ये ना जो बात है, मोर देन 50% चांसेस हैं कि आपको ये बेनिफिट देगा, मोर देन 50% चांसेस बेनिफिट आने के। अब मेरे भाई अगर मोर देन 50% चांसेस हैं तो लिखेंगे या नहीं? तो यार ये क्यों याद रखना जरूरी है? सर थ्योरेटिकल एमसीक्यूज में आ जाना सर। एक थ्योरेटिकल एमसीक्यूज आएगा, वो कहेगा व्हाट इज द रिकग्निशन क्राइटेरियन IS 16। तो थ्योरी के एमसीक्यूज है भाई ये। क्या क्राइटेरिया है? कॉस्ट रिलायबली मेजरेबल हो और इनफ्लो क्या होना चाहिए? प्रोबेबल। अगर वो कहे 30% चांसेस बेनिफिट मिलेंगे, क्राइटेरिया पूरा। तो याद समझ लगी कि याद क्यों रखना है आपने? बोलो दोबारा, ये ओके है? आगे बढ़े, कंफर्म है? सो सो कॉस्ट मस्ट बी मेजर्ड रिलायबली। इनफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स क्या होने चाहिए? प्रोबेबल होने चाहिए। तो आप एसेट को लिख सकते हैं। तो बताएं ये याद रखना क्यों जरूरी? आंसर एमसीक्यूज में आ जाएंगे। और वैसे भी एंट्री पास करने से पहले ये क्राइटेरिया पूरा होना चाहिए।
भाई समीउल्लाह भाई हैं, वो कह रहे हैं सर जरा रिलायबल का मतलब बता दें। यार जिसपे यकीन किया जा सके, जिसको आप प्रूफ कर सकें। आपने गाड़ी खरीदी तो कॉस्ट आपको रिलायबली पता है ना कि मैंने 20 लाख की खरीदी है, 30 लाख की खरीदी है, 40 लाख की खरीदी है, रिलायबल है। आप पे यकीन किया जा सकता है। आप जिस चीज को प्रूव कर सकते हैं वो रिलायबल होता है। क्या बात क्लियर? बोलो दोबारा, ओके। कैसे प्रूव कर सकते हैं? इनवॉइसेस दिखा सकते हैं, पेमेंट दिखा सकते हैं, स्लिप दिखा सकते हैं। जी सर, 50% से ज्यादा, 50.5% हो, 50.9 हो, 51 हो, 49 पे नहीं होगा, 50 पे एग्जैक्ट पे भी नहीं रिकॉग्नाइज होगा। एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज कर रहे हैं आप गए एक शॉप पे, उसने कहा यार कि ये लैपटॉप से ले ले। जी सर, बिल्कुल सही सही कह रहे हैं आप। सर सपोज करें आप ना आप लैपटॉप लेने गए, तो एक दुकान है भाई की किसी की, तो उसमें ना बहुत ज्यादा क्या पड़ी हुई है, बहुत ज्यादा क्या पड़ी हुई है, लैपटॉप पड़े हुए हैं। उसने कहा भाईजान 4,000 रुपए का एक लैपटॉप है, ले लें। आपने कहा चेक करने दोगे? उसने कहा नहीं। उसने क्या कहा? आपने कहा नहीं यार, मैं तो चेक करके लूंगा। उसने कहा प्राइस है 8,000। चेक करके लोगे तो 8,000, 8,000 में मिलेगा। चेक नहीं करोगे तो 4,000। इतनी बात समझ लगी? अब आपने क्या किया? आपने कहा यार चलो रिस्क लेता हूँ, एक खरीदना 8,000 का, दो खरीदता हूँ, देखी जाए। तो आप रिस्क लेके घर पहुंच गए, मतलब लिया उधर से, घर पहुंच गए आप। आपने ऑन किया तो एक ऑन हो गया, दूसरा ऑन ही नहीं हो रहा। पता चला उसमें से आधी तो चीजें है ही नहीं। आप मुझे बताएं कौन सा लैपटॉप रिकग्नाइज होगा और कौन सा नहीं होगा? जो ऑन हो गया है, जिससे बेनिफिट मिलने के चांसेस हैं, वो ऑन बुक हो जाएगा। और जिसके बारे में आपको पता चल गया पैसे जाया हो गए हैं, वो रिकग्नाइज, उसको फिर एसेट नहीं बनाएंगे, उसको पीपीई नहीं बनाएंगे, एक्सपेंस बना देंगे कि फॉरेन एक्सपेंस बना। ये मतलब है इनफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स प्रोबेबल का, कि आपको पता हो कि फायदे मिलेंगे। जिससे फायदे मिलेंगे वही एसेट है, जिससे फायदा नहीं मिलना वो एसेट ही नहीं है। फायदा, फ्यूचर का बेनिफिट ही तो एसेट होता है। जो चीज फायदा देगी फ्यूचर में वो एसेट है, जो नहीं देगी वो एसेट नहीं है। आई होप आपको थोड़ा क्लियर हुआ होगा। इनफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स प्रॉब्लम, यहाँ तक सारे साथ हैं? बोलून द्वारा ये ओके है? रिकग्निशन बात समझ लगी? प्लीज जल्दी जल्दी बताएं, रिकग्निशन में बात समझ लगी? अब इसमें ना आपने दो बातों को समझना है रिकग्निशन को लेके। कितनी बातों को लेके समझना? ये दो बातें जरा इंपॉर्टेंट रहेंगी। अब मेरे साथ साथ हैं आप लोग, प्लीज बताएं। हम साथ साथ हैं। कौन सी दो बातें इंपॉर्टेंट रहेंगी? सर IS-16 में रिकग्निशन को लेके दो बातें इंपॉर्टेंट रहेंगी, तो यह बात आपको पता होनी चाहिए। रिकग्निशन क्लियर है? ये पिछला पेज मैं यूज कर रहा हूँ, पिछला पेज खाली है आपका, पिछला पेज खाली है ना, तो मैं वो यूज कर रहा हूँ। खाली है ना नोट्स में? ऐसा ही है खान साहब? तो IS-16 की रिकग्निशन तो इधर ही उधर ही कहीं गूगल करके लिख लो, ताकि यही रिवाइज करना पड़े कल। बाकी कॉपी आप बना रहे हैं तो ठीक है, कॉपी कॉपी भी लिखो। सर रिकग्निशन के कुछ पॉइंट्स हैं, और वो पॉइंट्स हैं, पहला पॉइंट है रिकग्निशन का कि सेगमेंटिंग होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सेगमेंटिंग। सेगमेंटिंग की क्या है कि आपको एसेट को रिकग्नाइज करना चाहिए। बताएं क्या होना चाहिए? एसेट की रिकग्निशन होनी चाहिए बाय इट्स पार्ट्स। रिकग्निशन ऑफ प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट बाय इट्स पार्ट्स। रिकग्निशन ऑफ प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट बाय इट्स पार्ट्स। जल्दी बताएं यार, रिकग्निशन ऑफ प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट बाय इट्स पार्ट्स। पार्ट्स, पार्ट्स का मतलब क्या है? पार्ट्स में एसेट लिखेंगे आप। सर समझ नहीं आई सर? सर जब जब क्या होंगे कॉम्प्लेक्स एसेट्स? क्या होंगे? कॉम्प्लेक्स एसेट। सर ये कॉम्प्लेक्स एसेट की एग्जांपल दें सर। कॉम्प्लेक्स एसेट होती है सर प्रॉपर्टी, एक कॉम्प्लेक्स एसेट है। एयरक्राफ्ट, एरोप्लेन्स,
एयरक्राफ्ट, शिप, सर ये क्या होते हैं आपके कॉम्प्लेक्स एसेट्स? सर समझ नहीं है, एग्जाम्पल से समझाए सर, ऐसे नहीं समझ आया तो समझा देते हैं सर एग्जाम्पल से। सर आपने ना एग्जाम्पल, प्रॉपर्टी एक्वायर किया आप लोगों ने, स्कैन की, ये जो बिल्डिंग बैठे हुए हैं ना ये हमने एक्वायर कर ली। स्कैन, स्कैन्स को कहा बस आप सिर्फ कंप्यूटर उठा के लेके जाएंगे क्योंकि आपका उसमें डाटा है, और बस बाकी सारा कुछ छोड़ दो। तो स्कैन से यहाँ से निकल रहा है और सिर्फ कंप्यूटर उठा के लेके जा रहा है, ऑफिस वाले, ऊपर वाली लैब वाले भी नहीं लेके जा। हमने बाय कर ली स्कैन की प्रॉपर्टी। सो प्रॉपर्टी एक्वायर्ड फॉर 200 मिलियन में जी आपने बाय की है, कितने 100 मिलियन में? 200 मिलियन में बाय की। यहाँ तक सारे साथ हैं। और इसमें, इसमें जी सर इंक्लूड्स लैंड, इसमें लैंड भी है। क्या है जरा जल्दी बताएं। लैंड, लैंड जो है इसमें वो 110 मिलियन की है। कितने मिलियन की है? सर बिल्डिंग भी है इसमें, बिल्डिंग कितने की है जी? सिर्फ 70 मिलियन की है सर। बिल्डिंग कितनी की है? बिल्डिंग 70 मिलियन की है। जल्दी बताएं यार, बिल्डिंग कितने मिलियन की है? बिल्डिंग 70 मिलियन की है। अस्सलाम वालेकुम।
अच्छा जी, चले बताएं यार क्या स्टोरी है। सर आप समझ रहे हैं ये एंट्री क्या बनाई है मैंने? यार जब आप प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं 200 मिलियन में, तो आप प्रॉपर्टी को रिकग्नाइज करें, डेबिट प्रॉपर्टी करें, क्रेडिट कैश करें, लेकिन आप ये नहीं कर रहे। उसमें इंक्लूड है 200 मिलियन में क्या क्या मिला है, लैंड मिला, बिल्डिंग मिली, एसी मिला, लिफ्ट मिली, फर्नीचर मिला। तो आप इन सबको अलग-अलग रिकग्नाइज कर रहे हैं। इसको क्या कहते हैं हम लोग? सेगमेंटिंग। तो अगर एक एसेट के 3 पार्ट्स हैं तो तीनों पार्ट्स को अलग-अलग लिख लो। 10 पार्ट्स है तो 10 पार्ट्स को अलग-अलग लिख लो। इसका फायदा क्या होता है, जरा जल्दी से बताएं इसका फायदा क्या होता है? इसका फायदा ये होगा कि आप कंपोनेंट बेस्ड डेप्रिसिएशन चार्ज कर पाएंगे। सर कौन सी बेस्ड डेप्रिसिएशन? कंपोनेंट बेस्ड डेप्रिसिएशन क्या होती है, जरा जल्दी बताएं, टाइम नहीं है। कि यार अगर एक एसेट के 2 कंपोनेंट्स हैं और उन दोनों की लाइफ एक दूसरे से क्या है, कंपोनेंट बेस्ड डेप्रिसिएशन, बताएं क्या है? उनकी क्या है जी, बोले ना, कंपोनेंट बेस्ड डेप्रिसिएशन, उनकी लाइफ एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट है। तो आप डेप्रिशिएट कैसे करेंगे? गलत होगी डेप्रिसिएशन। अब मुझे बताया ना, अगर मैं प्रॉपर्टी को ही डेबिट कर लूं, कितने से? प्रॉपर्टी को डेबिट कर लूं कितने से? 200 से, तो मैं डेप्रिशिएट कैसे करूंगा 200 को? उसमें लैंड है, डेप्रिशिएट होती नहीं। बिल्डिंग है, लैंड है, डेप्रिशिएट होती है नहीं होती? नहीं। बिल्डिंग है, डेप्रिशिएट होती है? प्लीज बताएं यार। बिल्डिंग है तो डेप्रिशिएट होती है। बताएं यार, बिल्डिंग है तो डेप्रिशिएट होगी या नहीं होगी? होगी। पक्का? बिल्डिंग है तो क्या होगी? डेप्रिशिएट होगी। क्या ये बात समझ लग रही है? दूसरी तरफ क्या है, जरा जल्दी से बताएं जरा। एसी। अच्छा, बिल्डिंग डेप्रिशिएट होगी 50 साल पे, 40 साल पे, 30 साल पे। अच्छा, अब ये जो एसी है वो डेप्रिशिएट हो गया 4-5 साल पे, 6 साल पे। फर्नीचर है, लिफ्ट होंगी को 15-20 साल पे, फर्नीचर को 5-10 साल पे। सर इनकी लाइफ एक दूसरे से डिफरेंट है, तो आप इकट्ठा एसेट बुक ही नहीं कर सकते। तो स्टैंडर्ड आपको अलाउ करता है कि अगर आपको लग रहा है कि एक एसेट्स के पार्ट्स डिफरेंट है, तो उन्हें अलग-अलग बुक करके बैलेंस शीट में इकट्ठा ही दिखाएंगे। इन सबको इकट्ठा करके बैलेंस शीट में प्रॉपर्टी दिखा देंगे, लेकिन बैक एंड पे अलहदा से हर एसेट अलग-अलग बुक हुआ हो। क्या ये बात समझ लगी? इसको क्या कहते हैं, जरा जल्दी से बताएं। सेगमेंटिंग। सेगमेंट्स में बांट के एसेट लिखना, यानी कंपोनेंट्स में लिखना। चलो बताएं जी, अगर मैं एक एसेट दूं और उसमें मैं कहूँ एक एसेट का पार्ट, एक एक उसका है पार्ट 1, यानी उसका पार्ट है, सपोज करें क्या बोल सकते हैं उसको, एक उसका एक पुर्जा है। पुर्जे को क्या बोलेंगे इंग्लिश में? पार्ट ही बोलेंगे, है ना? ये तो एक उसका पार्ट है ए, और ए का पार्ट बी। पार्ट ए की लाइफ 20 साल है और पार्ट ए की जो पार्ट बी की जो लाइफ है वो 10 साल है। तो मुझे बताएं, आप दोनों को इकट्ठा डेप्रिशिएट करेंगे अलग अलग? अलग अलग डेप्रिशिएट करके फिर आप उनको इकट्ठा दिखा दो। दिस इज कॉल्ड सेगमेंटिंग। के बैक एंड पे जो आप एसेट की एंट्री बना रहे हैं वो सेगमेंट्स में बना रहे हैं। और ये तब तब करेंगे जब कॉम्प्लेक्स एसेट्स होंगे। कॉम्प्लेक्स एसेट्स उन्हीं एसेट्स को कहते हैं जिनकी लाइफ एक दूसरे से डिफरेंट होती है, ऐसे पार्ट से मिलके बने हैं जो कि लाइफ उनकी एक दूसरे से बहुत डिफरेंट हो। बेस्ट एग्जांपल्स आपके लेवल पे एक प्रॉपर्टी, एयरक्राफ्ट और शिप है, लेकिन कोई मशीनरी भी हो सकती है कॉम्प्लेक्स। चले बताएं कॉम्प्लेक्स एसेट्स क्या? ऐसे एसेट्स, जल्दी बताएं, ऐसे कैसे एसेट्स बताएं जिनकी लाइफ एक दूसरे से क्या होगी, डिफरेंट होगी। चले बताएं यार, जिनकी लाइफ एक दूसरे से क्या होगी? बोल नहीं रहे तुम लोग। जिनकी लाइफ एक दूसरे से क्या होगी? डिफरेंट। जिनकी लाइफ एक दूसरे से क्या होगी? डिफरेंट। हम यहाँ तक साथ हैं, प्लीज बताएं जरा, आगे बढ़ें। कंफर्म? आगे सारे चलें जी। कंफर्म?
हाँ जी सारे चलें, जरा जल्दी से बताएं, आगे बढ़ें। चले बताएं, सेगमेंटिंग समझ लगी? तो बताएं जी स्टैंडर्ड क्या 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 कहता है कि एंट्री जब आप पास करें, यानी जब पहले दिन रिकग्नाइज करें। एंट्री बनाना मतलब रिकग्नाइज करना। अब एंट्री के लिए क्या वर्ड यूज किया करेंगे हम लोग? सर यहाँ तक सारे साथ हैं, प्लीज बताएं जी, आगे चलें, आगे जी। यहाँ तक सारे साथ हैं, प्लीज बता दें जरा, आगे जी, आगे बढ़े। अब यार आ जाओ, अगर आप लोगों को ये बात समझ लगी है कि सेगमेंटिंग होती है तो इस तरह सेगमेंटिंग में आप करते हैं, तो ये बात भी समझ लगी। अब एक छोटा सी बात आप लोगों को और पता होनी चाहिए, और वो है स्पेयर पार्ट्स। किसके बारे में पता होना चाहिए? स्पेयर पार्ट्स क्या होते हैं? जब आप मशीन बाई करते हैं ना, तो आप कुछ एक्स्ट्रा पार्ट्स मंगवा के रख लेते हैं, ताकि खराब हो तो जरा जल्दी से रिप्लेस हो और मशीन चलती रहे। तो चले जा रहा है, हम किस पे बात करने लगे? और अच्छी खासी वैल्यू होती है, किसी भी कंपनी में जाए ना तो अच्छी खासी वैल्यू होती है, मतलब छोटी वैल्यू के नहीं पड़े होते हैं। तो स्पेयर पार्ट्स पे अकाउंटिंग लगाते हैं जरा। स्पेयर पार्ट्स दो तरह के होते हैं यार बच्चों, कौन कौन से? एक होते हैं रेगुलर नेचर के, शॉर्ट टर्म। क्या होते हैं जरा जल्दी से बताएं जरा। रेगुलर नेचर के जिन्हें हम क्या बोलते हैं? शॉर्ट टर्म। रेगुलर नेचर के जिन्हें हम क्या बोलते हैं? शॉर्ट टर्म। रेगुलर नेचर का मतलब ये है कि यार ये ऐसा पार्ट है जो हर साल रिप्लेस हो रहा है, साल में कई दफा रिप्लेस हो रहे हैं। अब मुझे बताएं, इनकी लाइफ शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है? सर अगर आप रिप्लेस बार बार कर रहे हैं तो इसका मतलब है यूज होना शुरू होते हैं 1 साल से कम, इनका बेनिफिट है। और दूसरे होते हैं इरेगुलर नेचर के। तो मुझे एक बात बताएं कि शॉर्ट टर्म चीज कोई भी प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट बन सकती है? ये शॉर्ट टर्म है और ये लॉन्ग टर्म है। तो आप मुझे बताएं क्या करूं फिर, जल्दी से बताएं जरा। लॉन्ग टर्म वाले क्या बना लेने चाहिए? प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट। और रेगुलर नेचर के ये इन्वेंट्री में चले जाता है। ये सर इन्वेंट्री आपका प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट नहीं है। लें जी, ये वाली बात भी पता होनी चाहिए सर। ये सारी बातें किसकी थी? रिकग्निशन। बताएं यार, ये बातें किसकी थी? रिकग्निशन की। लें सर, ये कहानी है। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछें, अदरवाइज हम आगे बढ़े। है कोई बात? वो है वो पीपी में जाएगा, क्योंकि जब वो आएगा प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट का पार्ट बनता है तो वो लंबे टाइम के लिए यूज होता है। नॉन करंट एसेट है, टेंजिबल है, और यूज के लिए पड़ा हुआ है। तो जितनी देर भी पड़े हुए हैं प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट। हाँ जी सारे क्लियर है? बोलो तुम्हारे ओके है, बोल नहीं रहे तुम लोग, जल्दी बताओ यार, जल्दी बताएं, जल्दी 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 जल्दी। हाँ भी बच्चों, आगे बढ़ें, प्लीज बताएं जरा, आगे चलें, कंफर्म है? आगे चलें जी, प्लीज बताएं जरा। तो व्हाट इज नेक्स्ट नाउ? सर नेक्स्ट क्या है सर? अब ये हम लोग अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। यहाँ तक सारे साथ हैं? आगे
याद करें यार, याद करें, याद करें, यहाँ तक याद करें, जरा जल्दी करें। चलो बताए रिकग्निशन क्राइटेरिया क्या है, डेफिनेशन पूरी होनी चाहिए। फिर दो क्राइटेरिया हैं, कॉस्ट प्रोबेबली पता हो और इनफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स प्रोबेबल हो। अगर ये होंगे तो आप एंट्री बनाएंगे। एंट्री बनाते वक्त समटाइम्स आपको क्या करनी पड़ेगी, सेगमेंटिंग के पार्ट्स में एसेट लिखने पड़ेंगे। इसका फायदा क्या होता है पार्ट्स में लिखने का, कि डेप्रिसिएशन आप सही चार्ज कर लेते हैं, हर कंपोनेंट पे लगा रहता है। क्या ये बात क्लियर है? स्पेयर पार्ट्स का क्या ट्रीटमेंट पड़ा है हम लोगों ने? लॉन्ग टर्म हो तो प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट है, और अगर शॉर्ट टर्म हो तो इन्वेंट्री। ये पड़ा अभी तक। पक्का करें, पक्का। डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट क्या है? टेंजिबल एसेट्स, नॉन करंट, हेल्ड फॉर यू। याद करें, याद करें, शाबाश। क्विकली, वेटिंग वेटिंग वेटिंग, 3 मिनट इंतजार कर रहा हूं मैं, याद करना है आपने, 3 मिनट इंतजार है। हो गया याद? हो गया याद? करो 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 करो, याद करो। F7 की, हाँ, किट दोनों लेनी है। बुक कैप्लन की ले लें, लेनी है तो ले लेनी चाहिए। आगे चलें सर, कंफर्म। यहां तक सारे साथ हैं, आगे बढ़े। चलें जी, चलें आगे। नेक्स्ट क्या है जी, जरा प्लीज देखें हम। सर अब आ जाए जी मेजरमेंट पे, किस पे आ गए हैं? जब आप एंट्री बनाएंगे ना, डेबिट एसेट करेंगे, प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट डेबिट करेंगे, तो क्रेडिट कैश करेंगे। सर डेबिट प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट कितने से करें, उसमें क्या शामिल करें क्या ना करें, ये अब मसला है हमारा। क्या ये बात समझ लगी? चलो बताएं क्या कैलकुलेट करने जा रहे हैं, जल्दी बताएं क्या कर कैलकुलेट करने जा रहे हैं। वैल्यू। वैल्यू कैलकुलेट करने को हम कहते हैं मेजरमेंट। क्या बोलते हैं? मेजरमेंट। मेजरमेंट दो तरह की होती है बच्चों, जल्दी बताएं मेजरमेंट कितनी तरह की होती है? दो तरह की। एक के पहले दिन कितने का लिखें, जब फर्स्ट टाइम लिख रहे हैं तो कितने का लिखें, इसको कहते हैं इनिशियल मेजरमेंट। क्या बोलते हैं, जरा जल्दी बताएं। इनिशियल मेजरमेंट का मतलब क्या है, कि ये एसेट मैंने खरीदा है, अभी खरीदा है, अभी लिखना है, मैंने पहली दफा लिखना है, तो किस वैल्यू का लिख, कितने वैल्यू पे लिखना। इसे कहते हैं मेजरमेंट एट रिकग्निशन। क्या बोलते हैं? मेजरमेंट एट रिकग्निशन। रिकग्निशन को डबल एंट्री पास करना कहते हैं ना, तो ये डबल एंट्री पास करते वक्त पहली दफा लिखते वक्त कितने का लिखें, मेजरमेंट एट रिकग्निशन। तो ये है इनिशियल मेजरमेंट। सर जरा जल्दी बताएं ये क्या है इनिशियल मेजरमेंट? क्या है इनिशियल मेजरमेंट, जरा जल्दी बताएं। मेजरमेंट एट रिकग्निशन। जल्दी बताएं यार, मेजरमेंट एट, ये कौन सी मेजरमेंट है? इनिशियल मेजरमेंट।
तो एक होती है सब्सिक्वेंट मेजरमेंट। अब सब्सिक्वेंट मेजरमेंट क्या होती है? सब्सिक्वेंट मेजरमेंट होती है बैलेंस शीट डेट पे कितने का लिखें, रिपोर्टिंग डेट पे, आफ्टर इनिशियल कुछ दिन गुजरने के बाद कितने का लिखें। तो सब्सिक्वेंट मेजरमेंट होती है मेजरमेंट एट रिपोर्टिंग डेट। रिपोर्टिंग डेट मतलब ईयर एंड। तो ये होती है मेजरमेंट एट रिपोर्टिंग डेट। नहीं, ये होता है मेजरमेंट एट रिपोर्टिंग डेट। बताएं सर ये क्या होता है? मेजरमेंट एट मेजरमेंट एट मेजरमेंट एट ये सब मेजरमेंट है। अब ये दोनों पढ़नी है हमने बारी बारी। अभी मेरा मसला क्या है? इनिशियल मेजरमेंट। क्या ये बात क्लियर है? चलो बताएं मेजरमेंट कितनी तरह की होती है। एक का नाम क्या है? इनिशियल। और इसके नीचे ही अगर आप देखेंगे तो आपको क्या मिल जाएगी? सब्सिक्वेंट मेजरमेंट भी मिल जाएगी। ये देखें जरा, ये सब्सिक्वेंट मेजरमेंट भी आ गई। क्या है मेरे बच्चों को बात में लगी? ये लगी सब्सिक्वेंट मेजरमेंट भी आ गई। ठीक है, चले बताएं कितनी तरह की मेजरमेंट होती है। पहले दिन कितने का लिखें, क्या कहलाती है? इनिशियल मेजरमेंट। ईयर एंड पे कितने का लिखें? सब्सिक्वेंट मेजरमेंट। तो सर इनिशियली कितने का लिखें? सर इनिशियल मेजरमेंट होती है कॉस्ट पे। जरा जल्दी बताएं इनिशियल मेजरमेंट किस पे होती है? जल्दी बताएं इनिशियल मेजरमेंट कॉस्ट पे। जल्दी बताएं, जल्दी जल्दी जल्दी। इनिशियल मेजरमेंट किस पे होती है? कॉस्ट पे। इनिशियल मेजरमेंट कॉस्ट पे। इनिशियल मेजरमेंट इनिशियल मेजरमेंट पक्का करें। प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट पहले दिन कॉस्ट पे लिखा जाएगा। अब कॉस्ट में क्या कौन सी चीजें शामिल है और कौन सी चीजें शामिल नहीं है? तो सर कॉस्ट में तीन चीजें शामिल है। परचेज प्राइस शामिल है, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंसेस शामिल है, और एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग रिमूविंग एंड रिस्टोरेशन शामिल है। इसको तसल्ली से पढ़ना है, इसलिए इसको अभी छोड़ दें। क्या ये बात क्लियर है? और सर कुछ ऐसी चीजें हैं जो कैपिटलाइज नहीं होनी, इसको कहते हैं हम जो जो चीजें कैपिटलाइज हो रही हैं वो एसेट की कॉस्ट का पार्ट बन रही हैं। एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनाने के प्रोसेस को हम कहते हैं कैपिटलाइज करना। सर एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनाने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कैपिटलाइज करना। सर ये बात समझ लगी? प्लीज बताएं जरा, किसे कैपिटलाइज करना बोलते हैं? एसेट के, बोलो ना यार, एसेट के कॉस्ट को, पक्का बोलो दोबारा। ये समझ लगी है समझ? आगे बढ़े। गुड। कॉस्ट में कौन कौन सी चीजें आनी है सर? लिस्ट प्राइस सर, कितने का उस बंदे ने आपको बताया है। फिर आपने मिन्नत तरला करके थोड़ा डिस्काउंट करा लिया होगा, उसको कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट, वो लेस करा दें। फिर आपने क्या किया होगा? इम्पोर्ट ड्यूटी। अगर वो बाहर से मंगवाओ ना तो थोड़ी ड्यूटी पे करनी पड़ती है, वो ऐड कर लें। अगर कोई ऐसा टैक्स है जिसपे आपको, अगर कोई ऐसा टैक्स है जिसपे आपको क्या करना पड़ता है? नॉन रिफंडेबल टैक्स पे करना पड़ता है। कौन सा टैक्स पे करना पड़ता है? जरा जल्दी बताएं, जल्दी बताएं यार, कौन सा टैक्स पे करना पड़ता है? क्या? जैसे कंपनीज को, जो कंपनीज खुद एसेट्स खरीद के वैट पे करते हैं ना, वैल्यू एडेड टैक्स, वो रिफंडेबल होता है, उनको वापस मिल जाता है। क्योंकि कंपनी का मसला नहीं होता है टैक्स, टैक्स होता है आखिरी बंदे, एंड यूजर का मसला। समझ लगी? तो इस तरह के टैक्सेस, जो भी टैक्स आपने पे किया और गवर्नमेंट ने कहा यार बाद में एडजस्ट हो जाएगी, उसको हम क्या बोलते हैं? रिफंडेबल टैक्स। ठीक है, मसला है, समझ लगे? तो आप वो रिफंडेबल नहीं होता, वो एक्सपेंस है। रेस्टोरेंट पे तो खाना खाना भी एक्सपेंस है ना। हम तो ये पढ़ ही नहीं रहे, हम क्या पढ़ रहे हैं कि प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट हमने बाय किया है, उसके ऊपर हमें कुछ वैट पे करना पड़ा है, तो वो हमारा रिफंडेबल। बात समझ लगी? अगर कोई मिडिल मैन है, जैसे आपने कहा कंपनी है, वो आगे कस्टमर को दे रही है, तो उसने कुछ जो पे किया है वो रिफंडेबल। हाँ ठीक है, समझ लगी? या और किसी का मसला क्लियर है? और हो भी सकता है नहीं भी, टैक्स पढ़ा नहीं आपने, वो पढ़ लोगे ना, उसमें आप देख लेंगे कुछ टैक्सेस रिफंडेबल होते हैं, कुछ नहीं भी होते। जैसे बिजनेस लैंड खरीदे, इस पे जितने भी टैक्सेस पे करेंगे नॉन रिफंडेबल होंगे। समझ लगी? तो वो डिपेंड करता है, आपको तो बताएगा रिफंडेबल है नॉन रिफंडेबल, आपने सोचना थोड़ी है। तो आपको पता होना क्या होना चाहिए, रिफंडेबल हुआ तो फिर तो वैसे ही वो पैसा वापस आ जाना, कॉस्ट ही नहीं। नॉन रिफंडेबल है मतलब पैसे गए तो गए,
वो कॉस्ट ऑफ ऐड हो जाना। आपने किस तरह याद रखा? आपने जज नहीं करना कि आपको देखना पड़ेगा रिफंडेबल है या नहीं। मेरे बच्चों को बात समझ लगी? प्लीज बताए मेरे बच्चों को बात समझ लगी? ओ हेलो, बात समझ लगी? ओ भाइयों, बात समझ लगी? ओ हेलो, बात समझ लगी? आई होप आप क्लियर है। आगे बढ़े, प्लीज बताएं जरा। कंफर्म है? बोल ही रहे तुम लोग? कंफर्म है? बोल ही रहे तुम लोग? कंफर्म है? ओके बच्चों, अब नेक्स्ट क्या करना है हम लोगों ने? इनिशियल मेजरमेंट में ये चीजें ऐड करनी। ट्रेड डिस्काउंट माइनस होना है क्योंकि वो तो दिए नहीं आपने, बचत होगी। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंसेस, उसकी ट्रांसपोर्टेशन पे जो पैसे लग रहे हैं, उसकी हैंडलिंग, लोडिंग अनलोडिंग पे जो पैसे लग रहे हैं, उसकी इंस्टॉलेशन पे जो पैसे लग रहे हैं, स्लाइड बनाते वक्त जो पैसे लग रहे हैं, टेस्ट करते हुए जो पैसे लग रहे हैं, ये सारे एसेट की कॉस्ट का पार्ट बन जाएंगे। क्या ये बात क्लियर है? ये थर्ड वाले को मैंने डिटेल में समझाना है। तो सर ऐसी कौन सी कॉस्ट है जो पीएनएल में जानी है? सर जो कैपिटलाइज नहीं होनी। तो सर सेटलमेंट डिस्काउंट एसेट की कॉस्ट में से माइनस नहीं होना। सर एबनॉर्मल लॉसेस, डैमेज डूमेज हो गया या करेक्ट, उसको ठीक करने की कॉस्ट ने एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनने। कुछ जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स हैं, नहीं बनने। मेंटेनेंस कॉस्ट आपने पे करनी है, वो नहीं बनने। ट्रेनिंग कॉस्ट एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनती। प्री ऑपरेटिंग लॉसेज, अगर शुरू शुरू में लॉसेज आ रहे हैं तो एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनते। ये सारे पीएनएल में जाने। बताएं सारे किधर जाने? पीएनएल में। चलो बताएं, सेल्फ कंस्ट्रक्शन वाले जो एसेट्स होते हैं उसमें लैंड, फिर लेबर को, बिल्डिंग बना रहे हैं हम, लैंड एसेट की कॉस्ट का पार्ट है। फिर लेबर मटेरियल ओवरहेड्स, ये सारे क्या होते हैं? लेबर पे जो पैसे दे रहे हैं बिल्डिंग बनाने के लिए, मटेरियल पे जो पैसे लगा रहे हैं, सारे क्या होते हैं? कॉस्ट का पार्ट होते हैं। ओवरहेड्स हैं, साइट ओवरहेड्स। एक होते हैं जनरल ओवरहेड्स जो आने ही आने हैं, एक होता है जो साइट आप बना रहे हैं उसके ओवरहेड्स, वो ओवरहेड्स एसेट की कॉस्ट का पार्ट बन जाएंगे। तो जो कॉस्ट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है वो एसेट की कॉस्ट का पार्ट है, यानी जो एसेट की वजह से है। एसेट नहीं बनाएंगे तो वो नहीं आएगी, वो एसेट की कॉस्ट का पार्ट है। फिर अच्छा, अगर मैं बिल्डिंग बना रहा हूँ और उस मेरे से गलती होगी, एक दीवार गलत बन गई और उसको गिराना पड़ा, तो उसमें लेबर को पैसे 500 दिए हैं, तो ये 500 एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं है, नॉर्मल लॉस है, इससे तो एसेट बना ही, गलती हुई है। इस तरह गलतियां करके ठीक करना, ये सारी कॉस्ट एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं। क्या इतनी बात हमें लगी? अब थोड़ी सी ये बातें जो है ये याद कर लें। सर आपके पास पूरे 10 मिनट है सिर्फ ये बातें याद करने के लिए, मैंने सिर्फ ये समझानी है। सर कौन सा पीएनएल में जाना है आपने ये याद करना है सर, और आपने ये याद करना है। ये जब याद होगा तो फिर मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा इतने एरिया। याद करना है क्या एसेट की कॉस्ट का, ये एसेट की कॉस्ट का पार्ट है ये वाले, और ये पीएनएल में जाने हैं। जरा करें जल्दी से, देखें जरा जल्दी से शाबाश। सर 10 मिनट्स है सर, 10 मिनट्स टू रिवाइज है सर। ये कितने मिनट्स हैं प्लीज बताएं जरा, मैं अभी सुनूंगा, मैंने अभी सुनने हैं। टाइम ये लें जी, 10 मिनट्स टू रिवाइज है, सुनना है मैंने, सुनना है, सुनना है, सुनना है। वेटिंग वेटिंग वेटिंग, जल्दी।
buy a house. And you come here. Tanto per dire quello che faccio per let's gather that we get a piece of the world. We don't do the industry. Let about that we are one well people. What depending on what the government. They don't talk about. We can't. Pretty good. We'll get work into the study. We'll get you working on the I want that to be very good. Be sure that it's a big pleasure. It depends. Whatever they do. They will be where we can. We're hoping to get England. It's not some part of it. You get we can do with the party, the night and what in radio. So, don't get that right. So, it is our no. That not being a more than that more than not letting not do a lot of nothing. But I hope with it. Whatever we're going to get from what for create it's hard with life. What we're going to do, we're going to get your people that I get what the election is the next one. No, sorry. That is there. It's people out. They go around, but what I do is the word of we allows it. Then we have and the offer. And I got it. Well,
हो गए पक्का हो गया चले लें सर। आई होप आपको याद हो गया। अब हम लोग कुछ कैरेक्टरिस्टिक समझते हैं रेवेन्यू और कैपिटल नेचर के एक्सपेंसेस के। सर जो बार बार होना हर साल एक्सपेंस होना है जो वो कौन सा एक्सपेंस होता है? रेवेन्यू नेचर या कैपिटल नेचर? रेवेन्यू नेचर। रेवेन्यू नेचर का मतलब होता है वो पीएनएल में जा, और कैपिटल नेचर का मतलब क्या होता है? जो एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनेंगे। तो रेपिटेटिव नेचर के एक्सपेंसेस जो बार बार करने पड़ते हैं वो हमेशा किधर जाते हैं? पीएनएल में। मैंने गाड़ी ली, मुझे बताएं फ्यूल बार बार डलवाना पड़ेगा या नहीं? तो फिर फ्यूल एसिड की कॉस्ट का पार्ट बनेगा, पीएनएल में जाया करेगा। उसकी ट्यूनिंग श्यूनिंग करानी पड़ती है हर 2-3 माह बाद, या उसका वो जो ऑयल है चेंज करवाना पड़ता है, तो हर 3-4-5 माह बाद कराना पड़ता है। तो इसका मतलब क्या है? ये रेपिटेटिव नेचर के एक्सपेंसेस है। आपने एक बिल्डिंग ली, इस बिल्डिंग के ऊपर एक टैक्स है पर्टिकुलर रेट टाइप का जिसे बिजनेस रेट्स कहते हैं। तो ये बिजनेस रेट्स हर साल देना पड़ रहा है, हर साल देना पड़ रहा है। तो अगर बिजनेस रेट्स हर साल देने पड़ रहे हैं, क्या करने पड़ रहे हैं? हर साल देने पड़ रहे हैं बिजनेस रेट्स हर साल, बिजनेस रेट्स हर साल, बिजनेस रेट्स हर साल, बिजनेस रेट्स हर साल, बोल ही नहीं रहे बिजनेस रेट्स। तो फिर मुझे बताएं कि कैपिटल नेचर का एक्सपेंस है या रेवेन्यू नेचर का? रेवेन्यू नेचर का। जो हर साल देने पड़ेंगे वो कौन से नेचर के हैं? रेवेन्यू नेचर के। कितनी बात है लगी? रिपेयर मेंटेनेंस बार बार करानी पड़ती है या नहीं? रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंसेस हैं। अब इसी कॉन्टेक्स्ट में ये कैपिटल रेवेन्यू को पढ़ रहे हैं हम, तो इसी कॉन्टेक्स्ट में एक टॉपिक है जो हमें पता होना चाहिए, वो ये है, पेज नंबर 13 पे है। पेज नंबर 13 पे, पेज नंबर 13 पे स्टार्ट करें। पेज नंबर 13 पे कुछ एक्सपेंसेस हैं जो एसेट को जब आप यूज करना शुरू कर देते हैं ना, तो आपको उसके ऊपर एक्सपेंस करना पड़ता है। जब आप एसेट को यूज करना शुरू कर देते हैं तो उसके ऊपर एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं, जिन्हें हम सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर भी कह सकते हैं, कि बाद में खरीदने के बाद जो एक्सपेंसेस करते हैं। सर मुझे बताएं, रिपेयर मेंटेनेंस और रीपेंट ये किधर जाएंगे सर? अगर वो रीपेंट कराया, रिपेयर कराई है, तो किधर भेजेंगे? जरा जल्दी से बताएं। प्रॉफिट एंड लॉस बताएं किधर भेजेंगे? बोलो जरा। ओके सर, इंप्रूवमेंट एक्सपेंडिचर। इंप्रूवमेंट एक्सपेंडिचर की कुछ क्वालिटीज होती हैं, कुछ निशानियां होती हैं। पहला, यूजफुल लाइफ, क्वालिटी ऑफ गुड्स जो उससे बन रही हैं, या कैपेसिटी इंक्रीज हो जाए। कोई एक चीज ऐसा, तमाम एक्सपेंडिचर जो हमारे एसेट की यूजफुल लाइफ को बढ़ा दें वो इंप्रूवमेंट कहलाता है। डन। या जो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट उससे बन रही है उसको बेहतर कर दें। एक मशीनरी है जो टॉयज बनाती है, हमने मशीनरी में कुछ चीजें ऐड की हैं जिससे अब वो बहुत अच्छी क्वालिटी के टॉयज बनाती है। कैपिटल नेचर का एक्सपेंस। या फिर पर यूनिट कॉस्ट, जो वहां उस मशीन से जो यूनिट बन रही है उसकी कॉस्ट में कमी आ गई है, ऐसा एक्सपेंडिचर किया जिससे कॉस्ट पर यूनिट क्या हो गई? कम हो गई है, या प्रोडक्शन टाइम डिक्रीज हो गया। तो ये सारे के सारे बेनिफिट्स, मतलब ऐसा कोई भी बेनिफिट जो आपको नजर आ रहा है, ये इंप्रूवमेंट एक्सपेंडिचर, इसका मतलब इंप्रूवमेंट एक्सपेंडिचर है। और इंप्रूवमेंट एक्सपेंडिचर एसेट की कॉस्ट का क्या बन जाना चाहिए? पार्ट। और पार्ट बनाने को क्या कहते हैं?
कैपिटलाइज करना, या कैरिंग वैल्यू में ऐड कर देना, तो एसेट की जो भी वैल्यू होगी उसमें ऐड हो जाएगा। जी सर, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो एसेट की कॉस्ट का पार्ट बन रहे हैं वो कैपिटल कहलाएंगे। तो ऊपर जो पड़े हैं वो भी कैपिटल नेचर के एक्सपेंसेस जो एसेट की कॉस्ट में जा रहे थे, और जो नहीं जा रहे पीएनएल में जा रहे हैं वो रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंसेस। तो रिपेयर मेंटेनेंस को क्या बोलेंगे, रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंस। तो पीएनएल में चार्ज करने का प्रोसेस क्या कहलाता है, आप कहेंगे जो जिस चीज को पीएनएल में चार्ज करते हैं वो रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंस, और जिसे आप एसेट की कॉस्ट का पार्ट बना रहे हैं वो कौन से हैं, कैपिटल नेचर के। क्या यहाँ तक सारे साथ हैं? चले बताइए इंप्रूवमेंट एक्सपेंडिचर का ट्रीटमेंट क्या है, इंप्रूवमेंट एक्सपेंडिचर का क्या ट्रीटमेंट है, कैरिंग वैल्यू का, अच्छा, और रिपेयर मेंटेनेंस का, एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस, पीएनएल रेक्टिफिकेशन कॉस्ट, पीएनएल, वाह गुड यार, परचेज प्राइस, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग, कैपिटल, टेस्टिंग और इंस्टॉलेशन कैपिटल, रिफंडेबल टैक्सेस, रिफंडेबल टैक्स ये कॉस्ट ही नहीं है, रिसीवेबल होता है, ये तो पैसे मिल जाने, तो इसलिए कॉस्ट के लिए वर्ड यूज होता है रेवेन्यू या कैपिटल, ध्यान है, एक्सपेंसेस के लिए वर्ड यूज होता है जो पैसा वापस मिल जाना वो रिसीवेबल है। ये एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनाए थे या नहीं बनाए थे, प्लीज ये देखें जरा, है तो फिर इन्हें क्या बोलेंगे, कैपिटल। और कोई भाई प्लीज प्लीज कंफर्म करें, याद होनी चाहिए सर, ये बात समझ लगी, बोलो दोबारा, ओके हो रही है याद, ओके आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है यार बच्चों, नेक्स्ट है रिप्लेसमेंट ऑफ मेजर पार्ट्स। सर मेजर पार्ट्स को रिप्लेस करेंगे ना तो पुराने वाले को आप बेचने की एंट्री, डी रिकग्नाइज मतलब डिस्पोजल एंट्री, सर पुराने वाले को डी रिकग्नाइज कर देंगे, यानी कि उस पर क्या बन जाएगी, डिस्पोजल एंट्री, ये मैं पढ़ाऊंगा भी डिस्पोजल एंट्री। चले रिकग्नाइज करना मतलब लिखना, तो डी रिकग्नाइज करने का मतलब क्या है, निकाल देना बुक्स में, तो सर ओल्ड पार्ट डी रिकग्नाइज कर देंगे, नया पार्ट कैपिटलाइज कर देंगे। ये कैपिटलाइज एज ए सेपरेट एसेट की क्या स्टोरी है पता है आप लोगों को, वो कह रहा है कि जो नया पार्ट आया वो उसको अलहदा से एसेट बनाओ, सेगमेंटिंग, सेगमेंटिंग नहीं पढ़ा था, तो ये पार्ट अलहदा डेप्रिशिएट होगा, बाकी एसेट अलहदा डेप्रिशिएट होगा, बिल्कुल ठीक है, क्या ये बात क्लियर है? चलो बताएं रिप्लेसमेंट ऑफ मेजर पार्ट्स का क्या ट्रीटमेंट है, जरा जल्दी से बता दें, रिप्लेसमेंट ऑफ मेजर पार्ट्स का क्या ट्रीटमेंट है प्लीज बताएं, क्या ये बात समझ लगी, बोलूं दोबारा, ओके है, कंफर्म, हाँ भाई क्लियर है, आगे चलें, चलें, अब आ जाओ यार बच्चों, लास्ट बात है ओवरहॉलिंग एंड इंस्पेक्शन कॉस्ट। ओवरहॉलिंग क्या होती है, इंजन बनवाना, सुना बाइक का इंजन बनवा लिया यार, गाड़ी का इंजन बनवा लिया यार, इसमें होता ही है कि मशीन को ना आप लोग पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जो पार्ट चेंज होने वाले होते हैं वो चेंज कर देते हैं, जो रिपेयर हो सकते हैं रिपेयर कर देते हैं, और जो एज इट इज यूज हो सकते हैं उनको एज इट इज यूज करके दोबारा असेंबल करते हैं, ये ओवरहॉलिंग कहलाती है, ये इंस्पेक्शन, यहाँ तक सारे साथ हैं। सर इंस्पेक्शन में आपने देखना है, ओवरहॉलिंग में देखना है, ये हर साल करानी पड़ रही है, शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है, तो अब आपको अगला ट्रीटमेंट आता है, अगर शॉर्ट टर्म वो हर साल करानी पड़ रही है हर साल, तो ये किधर चार्ज हो जाएगा, पी&एल, रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंस। और अगर 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 लॉन्ग टर्म है, हर 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद करानी पड़ रही है, तो इसका क्या मतलब, कैपिटलाइज होगा, एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनेगा, लेकिन यहाँ पे भी लिखा हुआ है एज अ सेपरेट पार्ट ऑफ एसेट, ये क्या स्टोरी, सेगमेंटिंग, यानी ये लहदा से ही डेप्रिशिएट होगा, क्या ये बात क्लियर है, बोलूँ सारे ओके है, ये बातें अगर समझ आ गई हैं तो भाईजान हम अगली बातों पे जा रहे हैं। इन किसी ये मुझे बताएं, अगर आपको पता हो कि फ्यूचर में आपने ये काम करने हैं तो आप इनका की लायबिलिटी बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, प्लीज बताएं, बताएं यार, लायबिलिटी बनाएंगे या नहीं बनाएंगे,
तो आंसर है नहीं बना, इसकी किसी की भी लायबिलिटी नहीं बनती। नो प्रोविजन लायबिलिटी इन एडवांस। आप इनकी लायबिलिटी नहीं एडवांस में बना देंगे कि करना है तो है ही, चलो लायबिलिटी बना लो, इनकी लायबिलिटी नहीं बनती, इनकी कोई प्रोविजन नहीं बनती। तो ये ना एमसीक्यूज में कंफ्यूज करेगा आपको, आपको कहेगा यार लायबिलिटी भी बुक कर लें, आप कहेंगे यार किस चीज की लायबिलिटी, कोई लायबिल नहीं है हमके ये सारे काम करें। दिल किया तो कर लेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। दिल किया तो कर लेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। क्या मेरे भाइयों को बात समझ लगी? प्लीज बता दें, आगे बढ़े। कंफर्म है? अजान हो रही है यार, 1 मिनट खामोश हूँ। आधी बातें सारी बातें याद होगी हैं सर। तो अगर आप लोगों को 2-4 क्वेश्चंस कराएं और आइडिया दें कि क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं, तो ज्यादा अच्छा नहीं हो जाएगा? चलें। तो सर सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है, प्लीज जरा बात समझनी अब, ठीक है? चलें सर। सर ये है जी आप लोग के सामने फर्स्ट एमसीक्यूज आ रहा है जो मैं करा रहा हूँ। लें सर, ये फर्स्ट एमसीक्यूज है सर। अकल से काम लेना। सर वो को एसेट कंस्ट्रक्ट कर रहा है फैक्ट्री शैक्ट्री, और कह रहा है कैपिटल नेचर के एक्सपेंसेस इकट्ठे कर, यानी फैक्ट्री कितने की है इकट्ठी कर, करें इकट्ठी। वेटिंग वेटिंग वेटिंग, शाबाश। हाँ भी बच्चों, चले आगे, प्लीज बताएं। चले आगे, बताएं यार क्या आंसर है। आंसर ए बी सी डी। आपका बी आ रहा है, आपका 695 बी। खान भाई आपका सर। बी आ रहा है, बाकी भाइयों का बी है। लैंड, कैपिटल नेचर या रेवेन्यू, मटेरियल, लेबर,
आर्किटेक्ट फी, सर्वेयर्स फी, इनके बगैर बिल्डिंग नहीं बन सकती भाई, ये बिल्डिंग को बनाने के लिए जरूरी। साइट ओवरहेड्स, पोर्शन एडमिन ओवरहेड्स एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनते हैं नहीं, नहीं बनते। टेस्टिंग, यस। बिजनेस रेट्स हर साल देते हैं, तो ये सारे ऐड करने के बाद कितना बन रहा है, बोलो सारे ओके। मुश्किल है, चलें फिर और देख लेते हैं, अगर मुश्किल नहीं है तो फिर और देख लेते हैं। चलो ओके यार बच्चों, जस्ट वेट। ले सर, ये क्वेश्चन आ गया सर, ये क्वेश्चन आ गया जी आपका 54। प्लीज बताएं क्या करना चाहिए। क्या? गुड, शाबाश। बाकी लोग भी सारे सोचें, सारे सोचें। शाबाश शाबाश शाबाश। लाइबिलिटी बनानी होती है इन सबकी, लाइबिलिटी तो बनानी ही नहीं ना। क्या आंसर है जी प्लीज, मुझे तो ए क्यों नहीं है? बनती नहीं। क्या नहीं बनती? प्रोविजन लाइबिलिटी नहीं बनती। सेटअप अ प्रोविजन एट ईयर, बिल्कुल। बिल्डअप अ प्रोविजन ओवर 5 ईयर 1 से 5 ईयर तक बना लें, ये भी, ये हो सकता है नहीं हो सकता? क्या? नहीं बनती, बिल्कुल ठीक है। कैपिटलाइज द कॉस्ट व्हेन इट राइजेस एंड अमोर्टाइज ओवर 5 ईयर्स, ये सही कह रहा है। इसकी वजह क्या है? क्योंकि इसकी लाइफ कितनी है, तो जब लॉन्ग टर्म हो तो ये कैपिटलाइज ही होते हैं, ऐसा ही है, ये ठीक है। और अपनी ही लाइफ पे क्या होते हैं, डेप्रिशिएट या अमोर्टाइज, डेप्रिशिएट या डेप्रिशिएट या यहां तक सारे साथ हैं, कंफर्म। आगे बढ़े, व्हाट इज नेक्स्ट नाउ, व्हाट इज नेक्स्ट नाउ? जी सर, एक और क्वेश्चन कर रहे हैं, समझ लग रही है? ये क्यों नहीं है, आखिरी वाला क्यों नहीं है? अगर हर साल होता ना, शॉर्ट टर्म होता, तो यही आंसर, मतलब नाम उसका तो कोई भी रखा जा सकता है ना, तो मेंटेनेंस एक्सपेंस नाम रखा जा सकता था। हाँ मेरे बच्चों को बात समझ लगी, आगे बढ़े। मुश्किल है, ये काम करने हैं, एक क्वेश्चन और कर दो चलो फिर। ये लो, एसिड की कॉस्ट कैलकुलेट करनी है आपने पहले दिन, एसिड की कॉस्ट 52 क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन है, ये वो वाला क्वेश्चन है, ओटी केसेस होते हैं ना आपके, ओटी जिसमें डाटा इकट्ठा गिवन है और पीछे नीचे 5 क्वेश्चन है, उनमें से एक आप करके आ गए। चलें बताएं, ये क्वेश्चन देखें जरा। सर आप 1 अक्टूबर X5 पे पूछ रहा है वो आपको कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ मशीन टू बी रिकग्नाइज, रिकग्निशन का मतलब है पहले दिन, ये पहले दिन की कॉस्ट पूछ रहा है, बताएं। वेटिंग 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 वेटिंग।
क्या कह रहे हैं आप? फ्रेट चार्जेस होते हैं जहाज के थ्रू लाने की कॉस्ट। जी सर, क्या लग रहा है? हाँ भाई, किधर थे हम लोग, प्लीज बताएं आप। बी ऑप्शन, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन है। ओके जी। जी सर, किस पे थे हम लोग? टू बी रिकग्नाइज्ड अंडर नॉन करेंट एसेट एज द कॉस्ट ऑफ मशीन। चलें देखते हैं जरा कॉस्ट। ये आ रही है। मुझे बताएं ट्रेड डिस्काउंट इसमें से क्या हो जाएंगे? माइनस ना, तो 20% माइनस कराएं। मैं 3 जीरो कॉमन ले रहा हूँ। ओके, 1050 थे, ऐसा ही है। 1050 था। इसका 20% कितना बना? 210 बना, ऐसा ही है ना? तो चलें 840। फ्रेट चार्जेस, यस, एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनते हैं। फ्रेट चार्जेस समझ लगी ना क्या होते हैं? शिपिंग कॉस्ट, फ्रेट चार्जेस, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन, हाँ बनेगी 28। स्टाफ ट्रेनिंग नहीं बनेगी, पीएनएल का एक्सपेंस है। ट्रेनिंग कॉस्ट एसेट की कॉस्ट का पार्ट है। प्री प्रोडक्शन टेस्टिंग बन जाएगी 22, टेस्टिंग है। परचेज ऑफ 3 years मेंटेनेंस कॉस्ट पीएनएल में, मुश्किल है, ये बन गई। अब मुझे बताएं इसको क्यों नहीं पढ़ा मैंने, इसको क्यों नहीं पढ़ा? ये अक्टूबर 2007 का एक्सपेंस है, हम अक्टूबर 2005 पे कॉस्ट निकालते हैं। ये तो दो सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर, और उसने मेरे से पूछा पहले दिन कितने की रिकग्नाइज करूंगा, मतलब है पहले दिन कितने की रिकग्निशन, पहले दिन का की अकाउंटिंग है ना। तो मुझे बताएं कितना आंसर है? 920 आ रहा है ये आंसर। ठीक है, समझ लगी मेरे बच्चों को? आगे बढ़ो प्लीज, बताएं, टाइम नहीं है, बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ो। अब मेरे भाई ये वाली लाइन पढ़ के जरा पहुंचे हैं, ये पैराग्राफ पढ़ लें सिर्फ, ये वाला पैराग्राफ पढ़, ये पूरा पैराग्राफ पढ़ लें। कौन सा पैराग्राफ पढ़ना है? ये वाला पैराग्राफ पढ़ लें यार, ये पढ़े पढ़े पढ़े, और मुझे बताएं ये 200 का क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए 2 लाख से? एक दफा पढ़ लें, पढ़ लें। 2 लाख का क्या ट्रीटमेंट है यार, प्लीज बताएं 2 लाख का क्या ट्रीटमेंट है? हाँ जी, सारे क्लियर हैं जी, प्लीज बताएं जरा कैरिंग वैल्यू को। आगे चलें, चलें जी, कैरिंग वैल्यू में ऐड होना चाहिए। ये देखें उसने क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये 53 वाला क्वेश्चन पूछा हुआ है उसने क्या बताएं 2 लाख का क्या ट्रीटमेंट है? आंसर देखें जरा, क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए 2 लाख? बाकी भी देख लें।
ये इस तरह, ये तो कुछ नहीं पढ़ा आपने, ये तो पता नहीं क्या फजूल सी बात। मुझे पता है कैपिटलाइज एज ए सेपरेट एसेट क्यों नहीं हो सकता आंसर। अच्छा ये पीएनएल में तो जाना नहीं, रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंस नहीं है, कैपिटल है, इम्प्रूवमेंट है। मुझे पता है कैपिटलाइज एज ए सेपरेट एसेट क्यों नहीं है। उसकी लाइफ नहीं गिवन, जिसकी लाइफ भी नहीं गिवन, देखो शर्त क्या थी, कंपोनेंट बेस्ड डेप्रिसिएशन। जब लाइफ एक दूसरे से डिफरेंट होती है ना, तो फिर आपको लहदा लहदा रख के डेप्रिशिएट करना पड़ता है। क्या ये 2 लाख की क्या लाइफ है गिवन, तो फिर इसलिए सेपरेट एसेट वाली स्टोरी खत्म। तो क्या करना चाहिए, एग्जिस्टिंग मशीन में पार्ट ऐड हुआ है, कोई लाइफ नहीं है, तो कैरिंग वैल्यू में ऐड कर दें। तो सही आंसर क्या है जरा जल्दी से बताएं। ए। सी क्यों नहीं है दोबारा बताएं। और लाइफ होती और ओरिजिनल एसेट से क्या होती, तो फिर हम ये फिर आंसर सी कर। आई होप आप क्लियर है, समझ लगे मेरे बच्चों को। मुश्किल है यार ये, आसान है ना गेम। अब आपको पता है क्या गेम रह गई है हमारी, सिर्फ और सिर्फ अब हमारा जो रह गया है वो है, ये रह गया जी हमारा आखिरी जो काम है ना, वो ये है। ये बेसिकली जो आज आपने पढ़ा ये रिवीजन ही थी। 2-4 चीजें आप लोगों को एक्स्ट्रा पता चल गई होंगी, बाकी तो रिवीजन थी ये जो कॉस्ट को लेके। नेक्स्ट क्लास में मैंने क्या समझाना है आप लोगों को, ये एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग, रिमूविंग एंड रीस्टोरेशन, क्या समझाना है प्लीज बताएं जरा। डिसमेंटलिंग, रिमूविंग, ये पढ़ाऊंगा मैं। अच्छा अब आपको पता है कि आप लोगों की 4 डेज वीक क्लास है, तो आप फ्राइडे सैटरडे वैसे ही ऑफ है, संडे भी आगे ऑफ है, मंडे ट्यूसडे वैसे ही ऑफ हो गया 9th और 10th की वजह से। तो इसका मतलब ये अच्छी खासी छुट्टियां बन गई हैं। तो अब इतनी छुट्टियां आप जाया नहीं कर सकते, ये बात क्लियर है। तो फिर उसके लिए हम लोगों ने क्या किया है, मैंने ना 2 बड़े बेसिक स्टैंडर्ड्स हैं, बहुत ही बेसिक स्टैंडर्ड्स 2, उनकी मैंने ना वीडियोस अपलोड करा देनी है पोर्टल। ये अवेलेबल रहेंगी 6-7 दिन। आपने वहां से ये 2 टॉपिक्स तैयार करने हैं, आप आएंगे मैं प्रैक्टिस करा दूँ, मेरे बच्चों को बात समझ लगी, ताकि जरा आगे भी बढ़ते रहे। वैसे नहीं हो सकता कि आप पूरे वीक के लिए छुट्टियों पे चले जाएं और ऐसे ही आ जाते। क्या ये बात क्लियर है, मसला तो नहीं है। ये वीडियो से आप कवर करेंगे, 2 बेसिक स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है, बड़े बेसिक बेसिक से हैं, बच्चों वाले स्टैंडर्ड्स हैं, आपको मजा आएगा। फिर मैं आगे प्रैक्टिस मैं करा दूँ, उसमें भी प्रैक्टिस है, समझ आ जाएगी आपको। लेकिन फिर हम एहतियातन एक एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर लेंगे, ताकि जरा सिलेबस भी आगे बढ़ता रहे। ये नहीं है कि सिर्फ टाइम गुजरता जाए। मेरे भाइयों को बात समझ लगी क्या करना है। तो ये जैसे ही अपलोड हो जाती हैं तो मैं ग्रुप में मैसेज करा दूंगा कि वीडियोस अपलोडेड है, प्लीज देखें। तो कोशिश करो ये पहले 2-4 दिन में देख के उसकी थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करके आओ, ताकि क्लियर है व्हाट्सएप ग्रुप में। ठीक है, बहरहाल ये हो जाएगा कल तक अपलोड, मतलब आज शाम में अपलोड हो जाएगा, आप कल देखेंगे तो आपको अवेलेबल होगा। इज दैट ओके। ले जी आज के लिए इतना ही था, थैंक यू सो मच जी, इंशाल्लाह मुलाकात होती है। हाँ अब 3-4 क्वेश्चन है, ये बड़ा बेसिक पुराने लेवल पे भी आप पढ़ के आए हो ना, तो इसमें से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता हो, ये बात समझ लगी। लेकिन हैविंग सेड दैट आपको और क्वेश्चन मिल जाएंगे, अभी तो हमने शुरू ही किया ना, जितना पढ़ा है उसके 4-5 क्वेश्चन मिल गए बहुत है। ठीक है जी, सारे क्लियर है। थैंक यू सो मच जी, आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।